गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आकाश हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि घर के सामने हमारे खंभे में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर का नीड क्यों पड़ा हम लोग को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिक डायग्राम होता है हमारा पावर सिस्टम का। फॉर एग्जांपल हम छत्तीसगढ़ को लेके चलें तो ये हमारा जनरेशन स्टेशन है, फॉर कोरबा ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पावर जनरेट होता है वो जनरली ऑर्डर होता है 6.6 kV टू अपना 11 kV, उस ऑर्डर का जनरेट होता है यहाँ पे पावर। अब ये जो पावर है यहाँ पे हमारा जनरेट हो रहा है मेगावाट्स में। यहाँ पे हमको यहाँ पे पावर इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ पावर जनरेट हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ से ट्रांसमिट करना है थ्रू मेरे को ट्रांसमिशन टावर्स। ये है मेरा डोमेस्टिक लोड्स। पावर हमारा कोरबा में जनरेट हो रहा है, कुछ मेगावाट्स में जनरेट हो रहा है। अब उसको हम ट्रांसमिट तो कर सकते हैं क्योंकि पावर हम जानते हैं V × I हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है हमारा, ये हायर लेवल ऑफ वोल्टेज में होता है। अब ये हायर लेवल ऑफ वोल्टेज में क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पे थोड़ा। अगर हम यहाँ पे हायर लेवल ऑफ करंट पे करेंगे तो पावर देखो क्या होता है, ठीक। अगर हम हायर लेवल ऑफ वोल्टेज में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एडवांटेज मिलेगा। अगर हायर लेवल ऑफ करंट में करेंगे पावर प्रोपोर्शनल टू V × I, तो पावर में I² R लॉस होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ हीट में होता है, ठीक। गर्मी लग रहा है, हवा आ रहा है आप लोग को। तो हमने देखा कि कोरबा में पावर जनरेट हो रहा है कुछ मेगावाट्स में। अब उसको हमको ट्रांसमिट करके यहाँ से हमारे डोमेस्टिक एंड, फॉर एग्जांपल हम अभी भिलाई में है तो यहाँ पे लेके आना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पावर को हायर लेवल ऑफ करंट पे ट्रांसमिट करें तो उसके कारण I² लॉस होता है, इज नथिंग बट इन अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस। तो ये जो हीट लॉस होगा वो हमारे जो ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं उसको बंद कर सकता है। तो ट्रांसमिशन केबल को बंद करेगा तो यहाँ पे पावर आउटेज का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड, अब हमको हायर लेवल ऑफ वोल्टेज पे करना है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कोई सर्टेन क्वांटिटी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये तो पता चल गया हमको कि हमारे लिए एडवांटेज क्या है, हायर लेवल ऑफ वोल्टेज पे करना, ठीक। हायर लेवल ऑफ वोल्टेज को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6.6 kV टू 11 kV के लेवल पे हमारा पावर यहाँ पे जनरेट हुआ जनरेशन एंड में, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसमिशन करके हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करके ट्रांसमिट कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू अपन इसको ट्रांसमिट करके यहाँ पे डोमेस्टिक जो लोड एंड होता है वहाँ पे या इंडस्ट्रियल सप्लाई एंड होता है वहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो वोल्टेज को ट्रांसफर कर दे। मतलब हमारे को क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में 765 kV हाईएस्ट लेवल ऑफ वोल्टेज है जिसपे हम ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज लेवल को बूस्ट करने के लिए एक हमको इक्विपमेंट चाहिए रहेगा जो वोल्टेज लेवल, कम वोल्टेज लेवल में हमारा पावर जनरेट हुआ है उसको हायर लेवल ऑफ वोल्टेज पे कर दे। जैसे मैं बात करूँ 100 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे 10 एम्पियर, ठीक। इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है मेरा 1000 वाट हो रहा है। अब अगर मैं कुछ करके, क्योंकि पावर मेरा हमेशा सेम होना चाहिए, जितना जनरेट हुआ है वही यहाँ पे लोड एंड पे मिलेगा। अब मैं अगर पावर को यहाँ पे मेरा हो रहा है 1000 वाट, अब इसको मैं क्या कर दिया 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर कर दूँ, स्टिल प्रोडक्ट इज सेम। एडवांटेज क्या होगा, आप देखो यहाँ पे 10 एम्पियर है तो 10² × R एक्स्ट्रा हीट लॉस होगा वहाँ पे। अब मैं 1² × R करूँ तो यहाँ पे हीट लॉस कम होगा, जिससे मेरा जो ट्रांसमिशन केबल्स है वो सेफ रहेगा। तो हम लोग जो लेवल ऑफ वोल्टेज को हम लोग को बूस्ट करना पड़ता है उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स होता है उसमें हाईएस्ट जो रहता है 765, इसमें भी बहुत सारे रहते हैं, HV लाइन्स हो गया, अल्ट्रा HV लाइन्स हो गया, तो इस टाइप के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स हो गया, ये सब ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं। अब हमारी बारी आती है 230 वोल्ट जो हम डोमेस्टिक सप्लाई में यूज़ करते हैं हमारे घर में, जो आप देखते होंगे स्विच बोर्ड में। तो ये हायर लेवल ऑफ वोल्टेज पे हमारा जो आ रहा है पावर, उसको रिड्यूस करके 230 वोल्ट के लेवल पे लेके आना है अपने को। ये कैसे लेके आएंगे 230 वोल्ट के लेवल पे, तो अगेन हमको यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है।
तो ट्रांसमिशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 230 वाला होता है वो होता है सेकेंडरी। 3 फेज 4 वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होता है इंडस्ट्रियल, जहाँ पे हम अप टू 11 kV वोल्टेजेस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ रसमड़ा का पावर प्लांट है, वहाँ पे हम वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाला जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं वो जो पावर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमको बूस्ट करने के लिए वोल्टेज लेवल को, दूसरा वोल्टेज लेवल को अगेन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल है वो बहुत कम है। ये तो जो इक्विपमेंट हमारा यूज होगा वो होता है ट्रांसफार्मर। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हमने देखा पावर सिस्टम में, वोल्टेज को अप करने के लिए एंड वोल्टेज को डाउन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर्स देखें। तो ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, आप घर के सामने देखते हैं तो ऐसा कुछ कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है, आप देखते होंगे ऐसा दिखता है। तो ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं आप पॉइंट इसको, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस अब ये स्टैटिक डिवाइस क्यों है, कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते इसमें। दूसरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। तीसरा कांस्टेंट पावर डिवाइस है, मतलब मैंने बताया पावर V × I, तो ये पावर है जो फिक्स रहेगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि 1000 वाट वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये जनरेट कर रहे थे। अब ये 100 वोल्ट्स इंटू 10 एम्पियर भी हो सकता था, जिसको हमने क्या किया 1000 वोल्ट्स इंटू 1 एम्पियर कर दिया, स्टिल पावर इज सेम। तो हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट और इधर जो सेकेंडरी रहेगा, इसमें जो पावर रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो पहला पॉइंट था फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, दूसरा पावर सेम रहता है, तीसरा फ्लक्स सेम रहता है। अब ये फ्लक्स क्या होता है वो हम देखेंगे अच्छे से। जो चेंजेस वेरिएबल क्वांटिटी रहती है वो वोल्टेज और करंट रहता है। तो 3 पॉइंट थे इसके जो इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम वोल्टेज देते हैं, मतलब एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफार्मर एक सिंगली एक्साइटेड डिवाइस होता है। सेकेंडरी साइड में हम यहाँ पे लोड साइड लगाते हैं, वहाँ पे हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता दोनों वाइंडिंग के बीच में। तो ये जो दोनों वाइंडिंग रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहते हैं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता इसमें, बट मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने देखा क्या, फ्रीक्वेंसी फिक्स, फ्लक्स फिक्स, पावर फिक्स, वेरिएबल क्या रहता है, वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर है वो वर्क किस प्रिंसिपल में करता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है यहाँ पे देखो, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन कैसा, स्पेस वेरिएशन भी हो सकता है, टाइम वेरिएशन होता है। वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सेट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड देन एन EMF इज इंड्यूस, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो रिलेटिव मोशन से क्या है, मेरा एक सेट ऑफ कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन दो टाइप से हो सकता है, तो यहाँ पे देखो एक होता है रिलेटिव टाइम वेरिएशन और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, ठीक है। रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा,
मतलब हमारे को कंडक्टर, सेट ऑफ कंडक्टर, हमको ईएमएफ प्रोडक्शन के लिए सेट ऑफ कंडक्टर चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये तो कंफर्म है। 3 चीज़ चाहिए, सेट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा इसके बीच में रिलेटिव मोशन। एक रिलेटिव टाइम वेरिएशन हो सकता है और एक रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। तो यहाँ पे जो रिलेटिव टाइम वेरिएशन है और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, ये हम देखते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन क्या होता है। तो पहला ये वाला जो है रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का, इसको बोलते हैं हम, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये डायनेमिकली टाइप इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इसमें सेट ऑफ कंडक्टर है वो मूविंग रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी, राइट। ये सेट ऑफ कंडक्टर है मेरा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये v वेलोसिटी से ऐसा मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, ठीक। ये वाला जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज फॉलिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बीच में रिलेटिव स्पेस वेरिएशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलते हैं हम डायनेमिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? डायनेमिक मतलब मोशन, तो मोशन होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका जो अपने को मैग्नीट्यूड मिलता है दैट इज BLV sin थीटा। डायनेमिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय BLV sin थीटा, वेयर B is magnetic field, L is active length of conductor that is falling in magnetic field, and V is the velocity with which conductor is moving in magnetic field। और ये जो थीटा रहता है वो एंगल रहता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि साइन थीटा है तो थीटा जब 90 डिग्री होगा मैक्सिमम होगा, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, उस टाइम पे क्या होगा मेरा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो किस टाइप का ईएमएफ इंड्यूस होगा? डायनेमिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, राइट। जब पैरेलल होगी तो कोई फ्लक्स कटिंग होगा क्या वहाँ पे? थीटा 0 है, फ्लक्स कटिंग 0। फ्लक्स कटिंग मैंडेटरी कंडीशन है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। तो फ्लक्स जब थीटा 0 होगा मतलब पैरेलल है, सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो वहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है रिलेटिव टाइम ये स्पेस वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम डायनेमिकली टाइप इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। ये हमको किसमें देखने को मिलता है? रोटेटिंग मशीन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव स्पेस वेरिएशन में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? एक मिनट में रब कर देता हूँ ये। हम लोगों ने देखा हमको 3 चीज रिक्वायर्ड है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर और तीसरा क्या चाहिए इसके बीच में? रिलेटिव मोशन। एक हमने देख लिया डायनेमिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका एग्जांपल है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, इसी वे में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमने देख रहे हैं इसमें क्योंकि रिलेटिव स्पेस वेरिएशन है मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा? कंडक्टर है वो फिक्स होंगे और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग होगा, मूविंग इन सेंस वैसा रिलेटिव टाइम वेरिएशन के साथ वो मूव होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमारे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, वहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्साइटेशन में, क्योंकि ये साइनसोइडल वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t, तो जस्ट लाइक वेरी होगा ये साइन वेव में, इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी साइन वेव में होगा। तो साइनसोइडल वेव के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसके टाइम वेरिएशन है। तो रिलेटिव टाइम वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिलेटिव टाइम वेरिएशन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि ये साइनसोइडल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण साइनसोइडल करंट के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो भी साइनसोइडल नेचर का होगा। तो जो फ्लक्स का नेचर होगा वो भी कैसा रहेगा? साइनसोइडल नेचर का, मतलब टाइम वेरिंग नेचर का। तो अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड, सेट ऑफ कंडक्टर, रिलेटिव मोशन, तीनों चीज है। बट यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? रिलेटिव टाइम वेरिएशन का कंसेप्ट आ रहा है और हमारा जैसे जो ट्रांसफार्मर है वो इसी पे वर्क करता है। यहाँ पे वाइंडिंग्स है, ये तो फिक्स्ड है, कभी देखा है हमने वाइंडिंग को मूव करते? तो मतलब सेट ऑफ कंडक्टर हमारा वाइंडिंग है वो फिक्स है। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज दिया वो वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज था, एसी वोल्टेज, जिसके कारण एसी करंट साइनसोइडल करंट हुआ। फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो भी टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स हुआ। यही जो फ्लक्स है टाइम वेरिंग नेचर का वो कोर में फ्लो होता है। अब टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है मतलब वो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है और वो लिंक हो रहा है इस कंडक्टर के साथ। तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए।
तो इस टाइप से जो यहाँ पे कॉइल में जो प्राइमरी टर्म्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ क्या होता है, स्टैटिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, विच इज गिवन बाई ई एस इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब ये इसके वर्किंग में जाएंगे हम लोग बाद में कि माइनस क्यों आ रहा है, ये ड्यू टू लेंस लॉ आता है, द कॉज अपोजेस द चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, तो हम लोग पूरा देखें कि जो किस लॉ पे वर्क करता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है। अब पूरा जो भी हमारा जो मशीन्स होते हैं सारे वो यही लॉ पे, बेसिक लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें भी दो चीज़ होता है, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके बारे में देखें हम लोग। जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका जो हमको मैग्नीट्यूड मिलता है वो BLV sin थीटा से मिलता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का ES इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मतलब आप देख सकते हो डी बाई डी टी सोर्स चेंजेस और फ्लक्स के साथ चेंजेस। तो फ्लक्स में चेंजेस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रिलेटिव टाइम वेरिएशन का कंसेप्ट आ रहा है वहाँ पे स्टैटिकली टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले अपन डिटेल में जाने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को देखेंगे हम। तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो एनालॉगस क्वांटिटी से आते हैं। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है सिमिलर टू मैग्नेटिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट होता है, ये आईएएस में और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट पूछा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एनालॉगस क्वांटिटी होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक, तो फॉर मैं बात करूं हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो एक क्या रहता है, अभी उस पर भी डिटेल में बात करेंगे हम। ये जैसे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर, वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। सिमिलरली मैं अगर एक यहाँ पे सर्किट बना दूं, ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कुछ टर्म्स जानते हैं, हम क्या ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के मैग्नेटिक सर्किट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स। तो आप कंपेयर कर सकते हो, करंट है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉगस टू फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ईएमएफ होता है, V इक्वल टू आई आर मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे ईएमएफ होता है। व्हाट इज ईएमएफ या पोटेंशियल बोले हम, देखो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हम जानते हैं। ये बेसिक जो होता है इसका बहुत सारे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, हमारा जो बेसिक्स हमको पता रहना चाहिए। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, व्हाट इज पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट में लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है दैट इज पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू आ गया, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेम क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ की जगह यहाँ पे एमएमएफ होता है। कौन से सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। Resistance is a property of element called resistor which opposes the change in, मतलब which opposes the flow of current in circuit, electrical circuit। तो resistance क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की जो है रजिस्टर, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। जस्ट लाइक मैं बोलूँ तो आप एक स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर की लाइक है रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होगा उतना रेजिस्टेंस है आपके लिए। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस हमको कैसे मिलता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, अभी तो फ्लक्स आया, यहाँ पे हमारा वोल्टेज था, यहाँ पे ईएमएफ था, यहाँ पे एमएमएफ है। अब यहाँ पे आएगा रिलक्टेंस, L म्यू नॉट म्यू आर ए। व्हाट इज रिलक्टेंस देन,
सेम जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, सिमिलर वे में मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। मतलब मैं बोलूँ फ्लो अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हमको कैसे मिलता है, एल म्यू नॉट म्यू आर बाई ए, वेयर म्यू इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने से मैग्नेटिक जो लाइन्स है उसको कितना पेनिट्रेट होने दे सकता है, अपने से कितना पास होने दे सकता है, ये प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी की। तो किसी मटेरियल का परमेबिलिटी हाई होना मतलब क्या समझेंगे हम, इट इज़ अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब यहीं से हमको ये जो तीन चीज़ थी ये हमको पता रहना चाहिए। आगे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, इसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब क्या है, ये अपोजिशन ऑफर कर रहा था वो ईज करेगा, मतलब करंट को फ्लो कराना चाहेगा। सिमिलर वे में यहाँ रिलक्टेंस का परमियंस आ जाएगा। तो एक प्रॉपर हम एनालॉगस क्वांटिटी पे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो तीन चीज़ रिक्वायर्ड था वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर। ठीक है, नोट कर लिया। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर है उसका डिज़ाइन ऐसा क्यों रहता है, कौन से मटेरियल से बना रहता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये कोर होता है ट्रांसफार्मर का कोर। अब ट्रांसफार्मर का कोर कौन से मटेरियल से बना होता है, CRGO से बना होता है। ठीक है, तो ये CRGO से ही क्यों बना होता है, पहले तो हम इसको जानते हैं। अगर वैसे ट्रांसफार्मर का कोर हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी अगर हम इसको एक नॉर्मल स्टील से बना दे तो। ठीक है, ये एक्चुअली सिलिकॉन स्टील से बना रहता है, फिर बाद में उसका प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, तब जाके फाइनली CRGO के फॉर्म में आता है। ठीक, अब सिलिकॉन स्टील को क्यों यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने देखा रिलक्टेंस क्या होता है, एल म्यू नॉट म्यू आर बाई ए। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें जो भी एक्टिविटी होगी, इंटरनल जो प्रोसेस होगा इसके बाद में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई की, एक्साइटेशन दिए जिसके कारण करंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यही फ्लक्स जो है एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक EMF इंड्यूस होगा, स्टैटिकली इंड्यूस EMF प्राइमरी टर्न्स का, उसके कारण भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ पे भी लिंक करेगा, वहाँ पे भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स अपोजिट नेचर का होता है, दोनों को कैंसिल कर देता है, और यहाँ पे जो मेन फ्लक्स होता है φm वही फ्लो होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। इसके वर्किंग पे प्रॉपर जाएंगे हम, पहले हम इसे कंस्ट्रक्शनल फीचर में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि हमारा फ्लक्स मैक्सिमम फ्लो हो, मतलब मेरे को रिलक्टेंस कैसा चाहिए, कम चाहिए। तो मैं इसको ऐसा मटेरियल का बनाना चाहूँगा जिसका रिलक्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। सिलिकॉन स्टील होता है, इसका परमेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, इसका जो परमेबिलिटी रहता है वो हाई रहता है। परमेबिलिटी का हाई होना मतलब रिलक्टेंस का लो होना। अब देखो जैसे V = IR होता है हमारा, कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सिमिलर वे में अभी हमने एनालॉगस क्वांटिटी के बारे में बात किया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, MMF अपॉन रिलक्टेंस, राइट। परमेबिलिटी का हाई होना मतलब क्या होगा, रिलक्टेंस का लो होना। रिलक्टेंस का लो होना मतलब फ्लक्स का हाई होना। फ्लक्स का हाई होने से हमको एडवांटेज क्या मिलता है, एक्साइटेशन करंट रिक्वायरमेंट इज लो। जितना फ्लक्स मेरा हाई होगा, मेरे को एक्साइटेशन करंट जो रिक्वायर्ड रहेगा वर्किंग और ट्रांसफार्मर के लिए वो मेरे को लो लगेगा। तो ये एडवांटेज की बात है हमारा। तो यहाँ पे हमको सिलिकॉन स्टील को इसलिए यूज करते हैं परमेबिलिटी हाई हो। दूसरा हम देखते हैं इसका और क्या एडवांटेज है, हिस्टेरेसिस लॉस। प्रॉपर हम लॉसेस के बारे में भी बात करेंगे वहाँ पे। ये हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, क्योंकि अब देखो हम यहाँ पे जो एक्साइटेशन दे रहे हैं वो AC एक्साइटेशन है। क्या ट्रांसफार्मर DC में वर्क कर सकता है क्या, रेट ऑफ, वहाँ पे हमको फ्लक्स तो मिलेगा, वो कैसा, स्टेडी फ्लक्स मिलेगा। मतलब वहाँ पे रिलेटिव जो इस टाइम वेरिएशन का कंसेप्ट है सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसफार्मर इसलिए DC पे वर्क नहीं करता, ठीक है। इसलिए हमारा जो पावर सिस्टम है वो AC पे वर्क करता है, और AC में वर्क करने के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताया था आपको कि अगर हम वहाँ पे 100 वोल्ट्स और 10 एम्पियर पे हमारा जनरेट हो रहा है, AC भी और DC भी पावर है जो यहाँ पे भी मेरा 1000 वाट हो रहा है, यहाँ पे भी 1000 वाट हो रहा है। अगर मेरा
ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट नहीं होगा। समझिए थोड़ा बात को। तो डीसी में क्या है, मेरे को 10 एम्पियर पे मैंडेटरी कंडीशन हो जाएगा कि इतने मिनट मेरे को पावर को ट्रांसमिट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वोल्टेज को अप करने का कोई डिवाइस है क्या? ट्रांसफार्मर है, वो एसी इंस्ट्रूमेंट है, वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ पे रिलेटिव टाइम वेरिएशन फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो वर्किंग नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैं इसको 1000 वोल्ट्स और 1 एम्पियर करके मैं यहाँ पे ट्रांसमिट कर दूंगा। यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा डीसी में, वो आई स्क्वायर आर लॉस एसी से बहुत कम होगा। तो ये एडवांटेजेस होता है हमारा। और ट्रांसफार्मर है, मैं बोलूँ तो एक सोल है यहाँ पे पावर सिस्टम का, इसके बिना पावर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक, फिर वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बी क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी। बी इज इक्वल टू 5/A, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज फ्लक्स डेंसिटी। ये एक्स क्या होता है? हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। सिलिकॉन स्टील होता है, उसका हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट बहुत कम होता है, और अगर दूसरा मटेरियल लेंगे तो उसका हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट दैट इज एक्स, वो ऑर्डर ऑफ होता है 1.8 to 2.5 तक के। तो यहाँ पे देखो आप, ओमेगा एक्स दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस, बी टू द पावर एक्स, एफ और वी। हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और मेनली जो डिपेंड करता है वो बी टू द पावर एक्स, मतलब फ्लक्स डेंसिटी टू द पावर एक्स। एक्स इज हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होता है 1.6, जो कि दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में कम होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल यूज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको 1.8 से 2.5 तक के होता है, तो बी की पावर 1.6 है, वो कम होगा एज कम्पेयर टू बी की पावर 2.5। तो अगेन हिस्टेरिसिस लॉस मेरा ज़्यादा मिलेगा दूसरा मटेरियल यूज़ करूँगा तो। और हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं रफली आपको बता देता हूँ। जो लॉस हमको मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण मिलता है, मैग्नेटिक रिवर्सल मतलब आप देखिए साइनसोइडल नेचर का, बार बार कोर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, इसके कारण जो लॉस प्रोड्यूस होता है दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस। अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लॉसेस से क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका इफिशियंसी और लॉसेस वाला जो क्वेश्चन होता है आता है मेरा। तो हमारे को सिलिकॉन का पहला ये था परमेबिलिटी का हाई होना, दूसरा उसका हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है वो अच्छा होता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको। अगर हम लोग नॉर्मल स्टील को यूज करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल स्टील में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है इसका। कंडक्टिविटी हाई रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडी करंट लॉस बहुत होगा, यहाँ पे करंट लॉस बहुत ज़्यादा मिलेगा हमको, तो इसलिए हम नॉर्मल स्टील को तो यूज़ नहीं करते। ठीक, अब ये जो स्टील में हम थोड़ा इम्प्यूरिटी मिला देते हैं सिलिकॉन का, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन का इम्प्यूरिटी मिलाने से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा, थोड़ा सा वीक होगा, बट इसका कंडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको देखो यहाँ पे लॉसेस तो कम हो गया, कंडक्टिविटी होने के कारण जो लॉस होगा वो कम हो गया। तो अब ये कोई ऐसा भी तो सोच सकता है कि प्योर पूरा सिलिकॉन का बना दें हम लोग, तो सिलिकॉन को जब थोड़ा सा मिलाने में उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक हो गया, पूरा सिलिकॉन का बनाऊंगा तो क्या ये इतना अच्छा रहेगा फिगर, मतलब ये उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बाइंडिंग को सपोर्ट कर पाए। और कहीं पे भी आप देखते हो घर के सामने कैसे भी लगा दे रहे हैं हम लोग, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो रहता है वो स्टील प्लस सिलिकॉन को मिक्स करते हैं, और सिलिकॉन भी 4 to 5% मिक्स करते हैं हम। ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, मेरा बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसका, ये फाइनली प्रोसीजर में CRGO आता कैसे है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने बताया सिलिकॉन को 4 to 5% हम लोग मिक्स करते हैं विद। सिलिकॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बात करूँ, कोई मैटर होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये बॉटल है या ये ऐसा पेन रख दिया मैंने, ये भी मैटर है। मैटर बना रहता है एटम से मिलके। सिमिलरली जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर रहता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस टाइप का, एटम्स के अंदर भी आप जाओगे तो क्या रहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आजू बाजू फ्लो होते रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। यहीं से तो अपना सब आता है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सिलिकॉन रहता है इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं ऐसे ऐसे, वो इर्रेगुलर ग्रेन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर ग्रेन्स का अरेंजमेंट होगा वो प्रॉपर होगा तो हमको क्या मिलेगा, सिलिकॉन का परमेबिलिटी हाई होना, मैं बताया आपको, परमेबिलिटी हाई होने से मेरे को रिलक्टेंस कम मिला था,
राइट। इसमें भी प्रॉपर अगर इसके जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर रेगुलर ओरिजिनल शेप में क्या रहते हैं, इरेगुलर शेप में रहते हैं इसके जो ग्रेन्स हैं। अगर मैं किसी तरीके से इसको अच्छे से जमा दूं, इसमें भी क्या होता है देखो, जैसे अगर ये ए से बी वाले डायरेक्शन में है तो इसका परमेबिलिटी हाई मिलेगा क्योंकि सेम फेस में अच्छे ओरिएंटेड ग्रेन्स है। फिर अगर यहाँ पे सेंटर्ड में है तो उसका कम मिलेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ऐसे डिफरेंट रहते हैं। तो परमेबिलिटी हाई होगा मतलब क्या होगा, मेरा रिलक्टेंस लो होगा। रिलक्टेंस लो होना मतलब फ्लक्स ज़्यादा होना और एक्साइटेशन करंट कम होना। तो जिस डायरेक्शन में मेरा परमेबिलिटी हाई मिलेगा उस डायरेक्शन में मेरे को एक्साइटेशन करंट कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक। और मैंने बताया कि ओरिजिनली जो रहता है सिलिकॉन वो इरेगुलर शेप में होता है, तो कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम इसके ग्रेन्स को प्रॉपर रेगुलर शेप में जमा पाएँ, राइट। रेगुलर शेप में अरेंज हो जाएगा ये, तो उससे क्या होगा, हमारा परमेबिलिटी हाई मिलेगा। परमेबिलिटी हाई मिलेगा तो जो एडवांटेज है वो तो हम देख चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो हम लोग देखें इसको, ये जो हमारा ग्रेन्स होते हैं, ये जो ग्रेन्स को इरेगुलर शेप में होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, इसको हमको अरेंज करना है। इसके लिए होता है एक मैकेनिकल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं स्टैगरिंग प्रोसेस। स्टैगरिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम इसमें मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं जिसके कारण ये जो ग्रेन्स रहते हैं वो एक रेगुलर शेप में आ जाते हैं, एक रेगुलर फॉर्मेट में आ जाते हैं। अब ये रेगुलर फॉर्मेट में आ गया मतलब इसका क्या हो गया, मेरा म्यू बढ़ गया, परमेबिलिटी बढ़ गया। परमेबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया किसी एक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी कि वो मैग्नेटिक लाइंस को अपने से पास होने दे, राइट। तो इसका म्यू बढ़ गया, ये मेरे लिए एडवांटेज की बात हो गई, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको स्टैगरिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये इसी कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कोर स्टैगरिंग प्रोसेस आता है, और वहीं से आता है मेरा CRGO स्टील, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला, म्यू ऑफ CRGO ग्रेटर देन क्या रहेगा, म्यू ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो मेरे को एक्साइटेशन करंट जो रिक्वायर्ड रहेगा CRGO स्टील में वो लेस देन रहेगा एक्साइटेशन करंट सिलिकॉन स्टील से। तो फाइनली CRGO स्टील ऐसे आता है हमारा, जो मटेरियल बना रहता है ट्रांसफार्मर का उससे, ठीक है। नेक्स्ट एडी करंट लॉस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या होता है एडी करंट लॉस, P² F² T², ये थिकनेस पे डिपेंड करता है। B अगेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा ये स्क्वायर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो कोर रहता है वो क्या करता है, खुद में एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। उसके कारण क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण एक EMF इंड्यूस होगा, और एक कोर में एक करंट प्रोड्यूस हो गया, वही वहाँ पे लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एडी करंट लॉस हो जा रहा है, ठीक। इसके कारण हम लेमिनेशंस को यूज़ करते हैं, मतलब एक कंपोजिट कोर ना बना के हम क्या करते हैं, ऐसे थिन लेमिनेशंस को यूज़ करते हैं, उसके बीच में इंसुलेशन फिल करते हैं, और लास्टली उसको क्या करते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको टाइट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लेमिनेशंस को यूज़ करते हैं। अब ये लेमिनेशंस को यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा फंडामेंटल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोर है, अब यहाँ पे देखो आई क्या हो रहा है, आई को कम करना है, मतलब मेरा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आर हमने देखा रो L/A, तो किसी तरीके से मैं अगर ए को कम कर दूं तो मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब मेरा करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होगा तो मेरा ये जो कोर था मेरा इटसेल्फ बिहेव कर रहा था एज अ कंडक्टर, तो उसके कारण जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक कंपोजिट कोर बनाऊँ, लेमिनेशंस में ना काटूँ, तो यहाँ पे देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट ज़्यादा होगा, और जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो मैं क्या किया, इसको ऐसे स्लाइसेस में बांट दिया।
इसको बांटा तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको A1 बोल रहा हूँ, इसको A2, A3, A4, ये दोनों बस तीनों बराबर हैं, प्रॉपर एक स्लाइसिस में काट दिया हूँ, ठीक। तो A1 है वो ग्रेटर देन A2 होगा, इसका एरिया मैंने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा, ज़्यादा हो गया, करंट कम हो गया। अब ये करंट कम हो गया तो मेरे लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे कि एडी करंट को अपन रिड्यूस करने के लिए कैसे अपन इसको क्या करते हैं, लैमिनेशंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो देख रहे थे ऐसे लैमिनेशंस होते हैं, उसको प्रॉपर बीच में इंसुलेशन फिल किया जाता है। और इंसुलेशन क्या होता है, ऑक्साइड पेंट्स होते हैं, ये सब पेंट्स को अपन यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के सारे लैमिनेशन स्लाइसेस को टाइट करके बनाते हैं। अगर ये प्रॉपर नट बोल्ट से टाइट नहीं होगा तो एक नॉइस होगा प्रोड्यूस, ठीक। और जो एक्चुअल में हमारे को जो नॉइस देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है ट्रांसफार्मर में, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है, एक फिनोमिना होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, जो हमको कभी आप खड़े होगे स्ट्रीट में अपने ट्रांसफार्मर के सामने, एक मैग्नेटिक हम सुनाई देता है, वो मैग्नेटिक हम क्यों होता है, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण होता है। व्हाट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन देन, एक फिनोमिना होता है, एक कोर होता है, वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने के कारण उसके जो डायमेंशनल चेंजेस होते हैं, उसके डायमेंशनल में माइन्यूट चेंजेस होता है। और वो जो माइन्यूट चेंजेस होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ ऑडिबल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में रहता है, जो कि क्या है हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। The main culprit behind the noise in transformer is magnetostriction. Culprit behind the noise in transformer is magnetostriction. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक इनबिल्ट फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज अ इनबिल्ट फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल which causes dimensional changes due to magnetization and demagnetization of material. ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे जो एक्साइटेशन दे रहे थे, ये क्या था, एसी एक्साइटेशन था, Vm sin ओमेगा टी। इसके कारण जो करंट हुआ वो भी क्या था मेरा, एसी करंट। इसके कारण जो मेरा फ्लक्स आया, राइट, तो ये भी साइनसोइडल नेचर का था मेरा फ्लक्स है जो। अब यही जो फ्लक्स है इसके कारण ये भी साइनसोइडल का नेचर है, ये क्योंकि टाइम वेरिंग नेचर है, तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन भी अकॉर्डिंगली टू साइन कर्व होगा, इतने में मैग्नेटाइज होगा, फिर वीक होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, इस टाइप का नेचर का होगा। इसके कारण ही क्या होता है, मेरा जो मैग्नेटिक कोर होता है उसमें डायमेंशनल चेंजेस होते हैं, माइन्यूट डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। अब क्योंकि हमारा जो इंडियन पावर सिस्टम में जो सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज का होता है, राइट, इसके कारण जो डायमेंशनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारा ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है जो इसके कारण डायमेंशनल चेंजेस होता है। तो ये जो नॉइस होता है इसको टेक्निकली बोलते हैं मैग्नेटिक हम। ठीक है, तो ये आप पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन नॉइस होता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, जो नॉइस लेवल रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होता है। आप एक सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के बाजू खड़े होंगे तो आपको लगेगा कुछ ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है एज कम्पेयर टू आप स्ट्रीट ट्रांसफार्मर के सामने खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर है वो डिज़ाइन रहता है हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे घर के सामने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो लोअर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी के लिए डिजाइन होता है, इसलिए वहाँ पे उसका नॉइस रहता है वो ऑडिबल तो रहता है बट कम रहता है एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है,
नेक्स्ट एक स्टैकिड फैक्टर होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्टैकिड फैक्टर क्या होता है। देखो हमने देखा था क्या कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशंस कर रहे थे, तो मैं बताया था आपको ऐसे उसको स्लाइसेस में काटा जाता है, उसके बीच में इंसुलेशन को फिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एरिया रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया, करंट कम हुआ, इसके कारण लॉसेस कम हो रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, ग्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन, एक होता है नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल क्रॉस सेक्शन प्लस जो इंसुलेशन हो रहा है, कुछ तो इंसुलेशन है तो उसका भी कुछ स्पेस होगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मैग्नेटिक मटेरियल प्लस इंसुलेशन, जो इंसुलेशन हमने प्रोवाइड किया उसका एरिया, ठीक। नेक्स्ट होता है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या, ओरिजिनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो यहाँ पे देखो कौन सा ज़्यादा होगा, बताओ आप लोग, ग्रॉस ज़्यादा होगा, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। अब हमको कोई एक फैक्टर तो चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा, यही होता है स्टैकिड फैक्टर। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, के से डिनोट करते हैं, इसको लिख सकते हो स्टैकिड फैक्टर। ये होता है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बताओ डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो के एस स्टैकिड फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। के एस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 1, और इसका जो रेंज होता है वो 0.6 से लेके 0.9 तक के होता है। प्रैक्टिकली 0.9 होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं कि स्टैकिड फैक्टर का वैल्यू पूछे तो 0.9 आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शनल फीचर है, हम लोग सारा कुछ तो जाने कि कैसे मटेरियल से बनता है, क्यों उस मटेरियल से बनता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इन डिटेल जाना कंस्ट्रक्शनल फीचर को। अब जो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर और सेल टाइप में, तो कब कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पैरेलली दोनों को एक साथ ही करेंगे। रब कर दूँ, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रेटिंग। देखो क्या हो रहा है, आर मैंने बताया था रो एल बाई ए, तो ए का कम होना मतलब आर का ज़्यादा होना, ठीक, आर का ज़्यादा होना करंट का कम होना। सिमिलरली दूसरे में बोले तो ए का ज़्यादा होना तो आर का कम होना और करंट का ज़्यादा होना। तो आप देख सकते हो कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मेरे को ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर चाहिए रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा डायमीटर का कंडक्टर चाहिए रहेगा। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, इंसुलेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ वोल्टेज रेटिंग। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमको इंसुलेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे हमको साइज ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि इंसुलेशन होता है फंक्शन ऑफ वोल्टेज, और जो एरिया ऑफ कंडक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब मैं बोलूँ अगर हायर लेवल ऑफ करंट को, कोई ट्रांसफार्मर है जो हाई करंट रेटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, हाई करंट रेटिंग मतलब लो केवीए, राइट, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो केवीए के लिए यूज़ कर रहा हूँ, हाई करंट रेटिंग और लो वोल्टेज के लिए, तो वहाँ पे मेरा जो मेजर कॉस्ट होगा वो किसका होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर का होगा। नेक्स्ट जो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा इंसुलेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ को हम पैरेलली पढ़ते हैं, कोर और सेल जो दो, उसमें भी सिंगल फेस कोर और सिंगल फेस सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है।
मेन डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। हम लोग जनरली कोर टाइप के बारे में बात करते हैं, जो भी देखोगे ऐसी फिगर मिलता है। बट सिंगल फेज और 3 फेज में भी दोनों टाइप होते हैं, कोर और सेल। तो कोर टाइप और सेल टाइप में पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें, देखो कोर इज कवर्ड बाई वाइंडिंग। वाइंडिंग है वो कोर को कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइंडिंग को कोर कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मतलब कोर इज कवर्ड बाई वाइंडिंग। वाइंडिंग इज कवर्ड बाई कोर। तो अब यहाँ पे बताओ मेरे को, प्रोटेक्शन टू वाइंडिंग किसमें मिलेगा मेरे को, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा मेरे को। मैकेनिकल प्रोटेक्शन वाइंडिंग को ये वाले में नहीं होता है, इस वाले में मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट अच्छा डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ये मेरा लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज साइड है, राइट। तो देखो एक होता है लीकेज फ्लक्स। व्हाट इज लीकेज फ्लक्स, ऐसा फ्लक्स जो या तो लो वोल्टेज साइड पे इंड्यूस हो रहा हो या एचवी में, तो वो लीकेज फ्लक्स है, कोई पर्टिकुलर एक साइड फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर वो दोनों से लिंक हो गया तो वो नो मोर लीकेज फ्लक्स, अब वो लीकेज फ्लक्स नहीं रह गया। यहाँ पे देखो एलवी एचवी दोनों एक साथ ही है, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा क्या, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक साथ ही है यहाँ पे। ठीक, तो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। लीकेज फ्लक्स का होना मतलब यहाँ पे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी। लीकेज फ्लक्स मतलब अनवांटेड फ्लक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट कि लीकेज फ्लक्स यहाँ पे होगा, और लीकेज फ्लक्स होने के कारण जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल लिम्ब में ही क्या है मेरे दोनों वाइंडिंग से यहाँ पे, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा कम होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या होता है मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है। अभी हमने एनालॉगस क्वांटिटी के बारे में बात किया, एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है और रिलेक्टेंस क्या होता है ये देखा। तो ये होता है मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। जैसे हमारा सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें सेम करंट फ्लो होता है, सिमिलरली सेम फ्लक्स फ्लो होगा, वो होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये हो गया मेरा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा थ्रू आउट द कोर, यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, तो पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वो सेम होता है। बट सेल टाइप में क्या होता है, ये जो लिम्स बोलते हैं इसको, ये जो लेग्स दिख रहा है आपको, सेंट्रल लिम्ब होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द आउटर लिम्ब होता है। अब ये फिगर में ऐसा हो गया कि इस साइड ज़्यादा दिख रहा है, बट जो सेंट्रल लिम्ब होता है वो 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका आउटर लिम्ब से ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलूँ इसका ये A1 है, ये A1 है और ये A2 है, तो A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम, तो यहाँ पे देखो आपको कॉपर रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, कोर टाइप में कॉपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो कॉपर रिक्वायरमेंट मतलब मेरा क्या का कॉस्ट होगा यहाँ पे, तो देखो कॉपर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या यूज़ करूँगा, इसको इसमें कॉपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसमें कॉपर रिक्वायरमेंट कम है। तो ये वाला जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज़ होता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, हाई वोल्टेज, कई बार ऐसा लिखा रहता है टेक्निकल टर्म्स में हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवीए।
क्योंकि केवीए इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हाई वोल्टेज बोल रहा हूँ बट करंट को लो बोलने के लिए स्मॉल केवीए लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं इसका एडवांटेज को यूटिलाइज करते हुए इसको हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। यहाँ पे ये चीज हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा ये हाई वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है और ये वाला किसके लिए यूज हो रहा है, लो वोल्टेज के लिए। ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग है वो कैसे हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम होगा कि ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम रहेगा इंसुलेशन, ये तो ऑलरेडी सेपरेट है। यहाँ पे क्या रहेगा, हमको इंसुलेशन रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू कोर टाइप सेल टाइप में ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तब कर लें। अब बारी आती है वाइंडिंग जो होता है वो कौन से वायर पे बना रहता है। ये सब तो हम लोग देखा कंस्ट्रक्शनल फीचर में, कोर टाइप सेल टाइप। तो वाइंडिंग जो होता है कंस्ट्रक्शनल फीचर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो दो टाइप का मटेरियल मेनली यूज करते हैं हम लोग, कॉपर और एल्युमिनियम। तो कॉपर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 और एल्युमिनियम का क्या रहता है 2.58 इंटू 10 टू द पावर -8। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, पावर ट्रांसफार्मर और होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे इसका रेजिस्टिविटी कम है, मतलब I2R लॉस कॉपर वाले में कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग कॉपर वाइंडिंग्स को यूज़ करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम एल्युमिनियम वाइंडिंग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं कि इंटरलीव्ड और कॉन्सेंट्रिक वाला जो क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंटरलीव्ड होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। तो एक कोर टाइप हो गया। कोर टाइप में हम लोगों ने देखा कि लीकेज फ्लक्स हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि एलवी और एचवी सेपरेट होता है, ठीक है। तो एलवी और एचवी सेपरेट होता है तो हमारा फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स है वो ज़्यादा हो रहा था। लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो रहा था तो हमारा पावर ट्रांसफरेबिलिटी कम हो गया था। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या कि लीकेज फ्लक्स को कम कर दें। तो लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने का एक अरेंजमेंट होता है, वो होता है टाइप ऑफ वाइंडिंग प्रोसीजर, इंटरलीव्ड बोलते हैं उसको। फिर से बनाता हूँ मैं। इंटरलीव्ड में क्या कर रहा हूँ मैं, एचवी का एक यहाँ रखूँ, एक एचवी इधर रख दूँ, एचवी एलवी मिक्स कर दूँ यहाँ पे। अब तो देखो आप यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, अब ये फ्लक्स है जो दोनों में लिंक होगा, दोनों में लिंक होगा, मतलब वो नो मोर लीकेज फ्लक्स, अब वो लीकेज फ्लक्स नहीं रह गया। तो ये इस टाइप वाला जो वाइंडिंग प्रोसीजर होता है बोलते हैं इसको इंटरलीव्ड टाइप वाइंडिंग बोलते हैं। कोर टाइप में जो यूज़ करते हैं कि हम एलवी का कुछ पोर्सन को एचवी के साथ लिंक करा दें और एचवी का, तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो गया मेरा वो क्या हो गया, लीकेज फ्लक्स यहाँ पे नहीं होगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यहाँ पे हमारा अच्छा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंसेंट्रिक टाइप। तो ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके कि टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज फॉर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पहला होता है इंटरलीव्ड, दूसरा कंसेंट्रिक, तीसरा इंटरलीव्ड एंड कंसेंट्रिक और चौथा ऑप्शन कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड। तो इसका ऑप्शन हमारा रहता है इंटरलीव्ड एंड कंसेंट्रिक, सी ऑप्शन, ठीक। कंसेंट्रिक वाइंडिंग क्या होता है, ये कोर है मेरा। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि एलवी एचवी को हम एक साथ लगा दिए तो लीकेज फ्लक्स क्या हो गया, फाई लीकेज रिड्यूस हो गया, जिसके कारण पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मेरा बढ़ गया, ठीक। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो कोर है मेरा यहाँ पे, कि कोर के पास में मैं एलवी वाइंडिंग को रखूं कि एचवी वाइंडिंग को रखूं। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि एलवी वाइंडिंग को यहाँ पे क्यों रखा जाता है और एचवी को आउटर साइड क्यों रखा रहता है। तो इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये जो वाइंडिंग का प्रोसीजर्स होता है जिसमें हम एलवी वाइंडिंग को प्लेस करते हैं कोर के पास में और एचवी को आउटर साइड में, ये वाला जो प्रोसीजर होता है वाइंडिंग का, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। इंटरलीव टाइप वाइंडिंग क्या होता है कि एचवी एलवी को हम एक साइड रख दें तो इसमें क्या होगा, मेरे को लीकेज फ्लक्स कम देखने को मिला। दूसरा इसी का ही पार्ट होता है कोर में कि हम एलवी को कोर के पास में रखें। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए,
हाँ, ये मतलब ये रहेगा मेरा, ये जो LV रहेगा, फिर इंसुलेशन, फिर HV, इधर भी LV, फिर इंसुलेशन, फिर HV। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कम है और ये कोर है, ये न्यूट्रल है मेरा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर लो वोल्टेज को 3.3 बोल दे रहा हूँ और इसको 6.6, तो 3.3 माइनस 0 डिफरेंस कितना हुआ? 3.3। जितना वोल्टेज कम होगा मेरा, अभी मैंने बताया आपको इंसुलेशन रिक्वायरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ वोल्टेज, तो इंसुलेटर रिक्वायर्ड रहेगा, इंसुलेशन रिक्वायर्ड रहेगा, जो यहाँ पे मेरा वो कम लगेगा। अगर यहीं पे मैं HV को रख दूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना होगा? 6.6 आ गया। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एडवांटेज है कि LV को प्लेस किया जाता है नियर टू कोर। हाँ, इंसुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज, जितना वोल्टेज रहेगा वहाँ पे हमारा वोल्टेज डिफरेंस जितना रहेगा उतना इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे HV को रख देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, HV को रख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, करंट कम है। ठीक है, एरिया ऑफ जो डायमीटर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड रहेगा वो भी मेरा यहाँ पे कम रहेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्या है, स्पार्किंग का कॉसेस कम रहेगा मेरा, हाई वोल्टेज, ये बूसिंग्स में अभी हम देखते होंगे जो ट्रांसफार्मर के ऊपर बूसिंग लगा रहता है, जनरली हम हाई वोल्टेज साइड से लेते हैं, तो हाई वोल्टेज साइड से आपको पावर आउटेज लेना रहता है, इसलिए भी हाई वोल्टेज साइड को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज यहाँ पे आउटर में है, मतलब यहाँ पे करंट लो है, मतलब चांसेस ऑफ स्पार्किंग भी यहाँ पे कम होगा। तो ये सब कंसेंट्रिक के एडवांटेज थे, 3-4 जो पॉइंट्स हम लोग पढ़े, एडवांटेज ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप में सेंट्रल लिंब में यहाँ पे वाइंडिंग रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो लीकेज फ्लक्स तो ऐसे ही कम रहता है, मैंने बताया आपको, बट यहाँ पे भी हम एक सैंडविचिंग प्रोसेस होता है वाइंडिंग का। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो मैं HV, फिर इंसुलेशन, फिर LV, फिर HV, फिर इंसुलेशन, ऐसा वाइंडिंग रख रहा हूँ। ठीक है, आपको तो लीकेज फ्लक्स तो कम मिलेगा क्योंकि वो दोनों से लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स की बातें होगी नहीं यहाँ पे। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं रहता, वाइंडिंग जो रहता है हमारा सिमेट्रिक वाइंडिंग नहीं रहता। जैसे मैं इसको डिवाइड करूँ प्रॉपर, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमको लीकेज फ्लक्स कैसे कम मिलता है। वहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख रहे थे इंटरलीव टाइप में। ठीक है, ये नॉर्मल था मेरा जिसमें सेपरेट वाइंडिंग थी, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स मान लो 10 मिला मेरे को। ठीक है, 10 वेबर का। अब इसको मैं इंटरलिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो इसका फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, इसका फ्लक्स आपस में भी लिंक हो रहा है, तो ये हाफ हो गया लीकेज फ्लक्स मेरा, तो यहाँ पे 5 वेबर मिल रहा है। अब यहीं पे अगर मैं इसको सैंडविचिंग प्रोसेस में कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला जो लो वोल्टेज रहता है इसका हाफ नीचे रखते हैं और हाफ ऊपर रख देते हैं। तो मतलब मैं बात करूँ तो LV/2, फिर HV इंसुलेशन, ये इस टाइप का रहता है, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री दिखे इसलिए जो सेंट्रल लिंब में इस टाइप का वाइंडिंग करते हैं। जो लास्ट लो वोल्टेज वाला वाइंडिंग रहता है उसका हाफ हम ऊपर रख देते हैं और हाफ नीचे। तो सैंडविचिंग प्रोसेस में हमको जो लीकेज फ्लक्स होता है और ज़्यादा कम मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने बताया ये नॉर्मल वाला था जिसमें 10 वेबर लीकेज फ्लक्स मिला मेरे को, फिर मैंने इंटरलिव्ड कर दिया। इंटरलिव्ड में देखो दोनों को आसपास कर दिया, तो वो जस्ट हाफ हो गया मेरा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो आपस में ये इसका इससे लिंक होगा, इसका इससे लिंक होगा, तो लीकेज फ्लक्स और रिड्यूस होने वाला है। मतलब इसमें 1/4 मिलेगा, मतलब 10 वेबर मेरे को 2.5 वेबर के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को ज़्यादा एडवांटेज कौन सा वाइंडिंग का हो गया। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेल टाइप में जो वाइंडिंग प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सैंडविचिंग टाइप वाइंडिंग यूज़ होता है हमारा। कोर टाइप में जो होता है इंटरलीव्ड एंड कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है, उसके एडवांटेज देखे। प्लस जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है उसमें भी LV को प्लेस करने का क्या क्या एडवांटेज होता है, ये सब हम लोग देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो बाद में हम कल पढ़ेंगे इसको, तो ऑक्सिलरी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी हम लोग 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टिव पार्ट्स होता है। एक्टिव पार्ट मतलब जो लाइव पार्ट होता है, जो कि कोर और वाइंडिंग होता है।
दूसरा होता है ऑक्सिलरी पार्ट, जो हम देखते हैं अपने घर के सामने अपना ऊपर में कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें पाइप निकला रहता है, ऐसा वेंटिलेशन पाइप, बहुत सारे बूसिंग्स होते हैं, वो किस मटेरियल का बना रहता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता रहता है इसमें से कि अपना बकोल्स रिले लगा रहता है वहाँ पे, सिलिका जेल ब्रीदर रहता है, इसका क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो ऑक्सिलरी पार्ट होता है। कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर टैंक, आप इस साइड पर और देखे होगे ट्रांसफार्मर के इस साइड निकला रहता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से हीट जो अपना वो होगा वो जल्दी हीट होता है, मतलब ठंडा करने के लिए उसको बनाया जाता है। कंजर्वेटर टैंक के आजू बाजू लगाया जाता है वो। और कौन सा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उसका क्या रहता है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विस्कोसिटी कैसा रहना चाहिए, फ्लोरिनेटेड डेराफिल या उसको यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल में। तो ये सारी चीज़ों का अपन कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कल हाँ सर लेंगे शायद, प्रशांत सर बता देंगे आप लोग।